नमस्कार। एम के जागरण मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, अब अपन देख रहे थे जो रीट का पेपर था उसका शेष भाग अब करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया, उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है, जो शेष बचे हुए क्वेश्चन है वो अभी करवाते हैं। देखते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन है। दो पूर्ण संख्याएं दी गई, यदि बड़ी संख्या के तिगने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के साथ गुणे को बड़ी संख्या से भाग दें तो भागफल 5 और शेषफल कितना प्राप्त होता है 1। तो छोटी संख्या बराबर होगी, छोटी संख्या किसके बराबर है? तो देखो वैसे आप जानते हो, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको। जिसका भाग दिया जाता है वो तो कहलाता है आपका भाजक। क्या होता है? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है आपका भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। और जो प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका भागफल। क्या कहलाता है? भागफल। और जो बचता है वो क्या कहलाता है? आपका शेषफल। पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप देखिए, इनसे 2-3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला, यदि भाज्य निकालना है, क्या निकालना है? भाज्य। तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका भाजक गुणा भागफल और माइनस शेषफल। प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। दूसरा, इसी से और बनाना है अपन को किसका? भाजक का। तो भाजक का भी अपन बना सकते हैं। भाज्य में से यदि मैं शेष को पहले ही घटा दूं और उसमें किसका भाग दे दूं? मैं किसका भाग दे दूं? भागफल का। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? भाजक प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, इसी प्रकार से भागफल भी ज्ञात कर सकते हैं। भागफल तो वैसे भाग दे के भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। भागफल अपन भाग दे के भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं, ये काम भी आएंगे। और फॉर्मूले क्या है कि यहीं से बनाएंगे, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल। क्या? शेषफल बटे भाजक। और तीसरा जो नंबर, चौथा जो नंबर है वो होगा अपना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, तीसरे नंबर को, चौथे नंबर को। चौथा नंबर हो जाएगा आपका शेषफल। कैसे करें? तो भाज्य में से हम घटा दें भाजक और भागफल का गुणनफल, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? शेषफल प्राप्त। ये भाजकता पर आधारित है। 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं के अनुसार ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इनको देख लीजिए आप आराम से। अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं, लिख लीजिए आप। अब पढ़ा देता हूं। हाँ जी, ये इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में 2 संख्या होनी चाहिए, एक संख्या बड़ी और एक छोटी। हमने बड़ी संख्या को मान लिया मैंने x और छोटी को मान लिया, ये हो गई आपकी बड़ी और ये हो गई आपकी छोटी। इसको मान लिया मैंने y। अब इन क्या पड़ेगा? बड़ी संख्या की तिगने को छोटी संख्या से भाग दे। बड़ी संख्या का तिगना कितना हो जाएगा? 3x को छोटी संख्या से भाग दे तो भागफल तो 4 प्राप्त होता है और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। यदि मैं शेषफल को पहले ही घटा दूं तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा भाजक। यदि भागफल का भाग दे दिया जाए, भागफल कितना बचना था? 4। तो 4 को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4y, क्योंकि छोटी संख्या से भाग दिया है तो क्या हो जाएगा? 4y। पहला इक्वेशन तो ये, इसके अकॉर्डिंग ही दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं। देखो, अब भाज्य की जगह कौन सी है? छोटी संख्या। और छोटी संख्या का कितना गुना किया जा रहा है? 7 गुना किया जा रहा है। कितना गुना किया जा रहा है?
7 गुना, और भागफल कितना आ रहा है 5, और शेष कितना बच रहा है 1। इसका मतलब हम y को किससे गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, सॉरी किससे गुणा करेंगे 7 से, तो कितना y हो जाएगा 7 माइनस शेष पर कितना है 1 बराबर, अब कितना भागफल आ रहा था 5, और भाग किससे दिया था मैंने बड़ी संख्या से, तो ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमको छोटी संख्या चाहिए, कौन सी संख्या ज्ञात करनी, छोटी, यानी हमको y का मान ज्ञात करना है, तो हमको x वाली टर्म्स बराबर करनी है। x वाली टर्म्स क्या करनी है बराबर, तो आसानी से गुणा कर सकते हैं। वही यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, ठीक है, ये 3x है, ये 5y है, इसको इसमें से इन दोनों को बराबर करना है, तो 5 और 3 बराबर कब होते हैं 15, तो इसका मतलब इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये अब जैसे ही ये x वाले को इधर लिख देंगे और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, जब 5 से गुणा करेंगे तो 15x माइनस 15 बराबर 20y, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। इसको पहले लिख देते हैं x वाली टर्म को, क्योंकि x के नीचे x आ जाएगा, उससे 5 दिए 15x बराबर का चिन्ह, इधर का जो बच रहा है इसको गुणा करें, 7 दिए 21y माइनस 3 एकम 3। अब आप घटा सकते हो, क्योंकि घटाना और जोड़ना कब है, ये ध्यान रखना है कि घटाना कब है और जोड़ना कब है। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जिसको हम नष्ट करने या विलुप्त करने जा रहे हैं उनके चिन्ह समान है या असमान। यदि समान चिन्ह है तो हम लिखेंगे घटाने पर, और असमान चिन्ह है तो हम क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब आप देखो इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई चिन्ह आगे नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है, तो क्या लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 15 है। अब यहाँ से कितना बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा, बोलो कितना बचेगा y, केवल 21y में से 20y गए थे, लेकिन माइनस का y बचा और ये प्लस का 3। अब ऐसे करते हैं, इस y को इधर ले आते हैं और इस 15 को उधर ले जाते हैं, 15 को इधर पहुंचा देंगे तो 15 किसका हो जाएगा प्लस का, y इधर आ जाएगा तो y किसका हो जाएगा प्लस का, तो y बराबर 15 और 3 कितना हो गया 18। तो वह छोटी से छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या है, उसका मान कितना आएगा 18। ये कौन से ऑप्शन में है आपके, बी ऑप्शन में है, और ये आपका क्या होगा सटीक आंसर होगा, ऑप्शन बी, ये इसका आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, पहले इसको देख लो एक बार, आप उतार लो आराम से, इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संख्या 1706580 में 7, 6, 9 और 9 का के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, योगफल पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे रीट में है, पटवार में है, एलडीसी में है, राजस्थान की जो भी राजस्थान संबंधित है उनमें आते रहते हैं, वैसे रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान तो जो मान उसका होता है वो जातीय मान कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 8 की, 8 का जातीय मान क्या है 8 है। 8 के स्थानीय मान की बात करूं तो 8 के राइट हैंड की तरफ जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो, तो 1 और 2 अंक है तो 8 में 2 जीरो लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा 800। इसकी बात करें, ये का एक अंक है 9, इसके स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान भी 9 है इसका, और जातीय मान भी 9। तो यहाँ इसमें 7 का, 6 का और 9 का हमको क्या देखना है, स्थानीय मान देखना है। तो स्थानीय मान आराम से निकाल सकता हूं। जैसे इस 9 की बात कर रहा था तो 9 का जो स्थानीय मान जातीय मान सेम होगा, क्योंकि 9 पहला ही अंक है। इसकी बात करता हूँ 8 की, तो स्थानीय मान तो हो जाएगा 2 जीरो लग जाएगी, और जातीय मान 8 होता है। किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का, संख्या का नहीं, किसी भी अंक का स्थानीय जातीय मान तो वही होता है जो उसका मान दे रखा है। जैसे 6 है तो 6 है इसका जातीय मान। स्थानीय मान की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 कितने जीरो लग जाएंगे, 6 में 4 जीरो राइट हैंड की तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ जितने अंक है उतनी क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। हमको क्या करना है, इन तीनों के स्थानीय मान निकालने और उनका योग करके देखना है, और उनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा उस पर हमको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 का स्थानीय मान क्या निकालना है, हमको स्थानीय मान निकालना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तो सभी का क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। इस 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो
आराम से कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार हम आ जाते हैं 6 पे। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 पे को देखते हैं तो 1 2 3 4, कितनी जीरो लगेंगी, 4, तो 1 2 3 और ये 4, ये 6 का कितना आएगा, 60,000 आएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं किसकी, 9 की, तो 9 का जो स्थानीय मान कितना होगा, 9 ही होगा। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ने के लिए बोला तो हम इनको जोड़ देते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आएगा आपका 9, इधर हो जाएगा आपका 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ आएगा 0 और ये आएगा 7। अब आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, 3 0 आने चाहिए बीच में, इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार अपन इस पे टूट के पड़ जाते हैं कि 2 0, जबकि इसमें कितने 0 है, 3 0 है, 7 0 6 0 0 9, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है, ये आपका सटीक आंसर होगा। इसमें कोई डाउट, इसको उतार लीजिए, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यह है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी, बीच में कौन सी भिन्न आएगी, यानी छोटे से बड़े की ओर। वैसे छोटे से बड़े की ओर इसका मतलब ये होगा आरोही क्रम, किस क्रम में जमाना है हमको, आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े की ओर। तो मध्य में कौन सा है, उसमें देखो जो पीडीएफ डाली है उसमें थोड़ा सा एरर है, ये 31% है, कितना परसेंट है, 31% है, उसमें कितना दे रखा है, 30%, उसको सही कर लेना, ये कितना होगा, 31%। अब इसको सोल्व करते हैं, 1/3 है, 1 में 3 का भाग देंगे अपन, तो अपना आएगा 0.3333 आता है। दूसरे को अपन सॉल्व करते हैं, 31/प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, जैसे ही प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं नीचे 100 लग जाता है, भाग देंगे इसका तो इसका आएगा 0.31। इसी प्रकार हम 3/10 की बात करते हैं तो 3/10 का मान आएगा अपना 0.3 और वो 0.313 है ये। उसके बाद में जो है उसमें भाग देके देखते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 दिए 9, 0.303। अब देखो सब में सबसे पहले क्या करना है हमको, पॉइंट के बाद अंक बराबर करने कर सकते हो, आसानी से देखने के लिए आप जल्दीबाजी मत करो, अंकों को बराबर कर लो। पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा कितने अंक, 3, तो सब में 3 कर लो, देखो आराम से कर सकते हो। इसमें 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमारी तरफ से 0 लगा देते हैं, इसमें हमारी तरफ से 2 0 लगा देते हैं, और इसमें 3 अंक है और आपको क्लियर दिखा है, इसका मान 333, इसका 310, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाते हैं, इसका 300, इसका 313 और इसका 303। तो सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होगी आपकी, सबसे छोटी तो होगी आपकी 300, ये होगी पहले नंबर पे तो ये आ जाएगी, फर्स्ट नंबर पे तो ये आ जाएगी, पहले पे आ जाएगी 300, दूसरे पे आएगी 303, ये दूसरे पे आ जाएगी, तीसरे पे कौन सी होगी 310, ये तीसरे पे हो जाएगी, और चौथे पे कौन सी होगी, चौथे पे होगी आपकी 313, ये चौथे पे हो जाएगी, और पांचवे पे कौन सी होगी, ये पांचवे पे हो जाएगी। अब उसने पूछा है मध्य की, मतलब 5 संख्या है तो मध्य की कौन सी होगी, तीसरी संख्या होगी, मध्य की कौन सी है, तीसरी, तो पहली, दूसरी और तीसरी कौन सी होगी 0.310, ये किसका मान था, 31% का मान था, यानी मध्य की संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 31% हो जाएगी, कौन सी होगी, मध्य की संख्या होगी आपकी 31% हो जाएगी, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 31%। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यदि 9x76 में से घटाया जा रहा है x 9 y और 6, तो बच रहा है 3xy और ये 7, तो x और y के मान कितने होंगे। देखो इसको वैसे अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये देखना है पहले कि ये 7 कैसे बचेगा, 6 कैसे बचेगा। देखो 6 में से 6 गए तो 0 ही बचेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं, थोड़ा सा ये एरर हो गया, ये है 6 की जगह ये है 9,
और इसमें जो मैंने पीडीएफ डाली है उसमें एरर है, यहाँ पे y दे रखा है, y की जगह क्या करना है आपको x करना है, बस ये ध्यान रखना है। अब आप देखो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हासिल की चली जाएगी तो यहाँ कितने रह जाएंगे 6 में से अपन कितना घटाए 22 घटाए तो उतना ही बचना चाहिए। इसका मतलब ये 6 है, इसको हासिल लेके इधर से हासिल लेंगे तब ये बन जाएगा आपका 16, एक हासिल आ जाएगी इधर, एक हासिल ले लेंगे इधर की तरफ तो यहाँ हो जाएगा 16 में से हम 8 घटाते हैं तभी तो 8 बचते। इसका मतलब y का मान कितना हो गया 8 हो गया, y का मान कितना हो गया 8 हो जाएगा। अब देखते हैं हम x के वैल्यू की, x के वैल्यू की बात करते हैं तो x की जगह कितना आना चाहिए कि उतना ही बच जाए। तो एक तो यहाँ चला गया, यहाँ से देख लेते हैं, पहले यहाँ से पता कर लेते हैं, हम यहाँ से पता करते हैं तो इसमें से यहाँ से x का मान आसानी से पता हो जाएगा। 9 में से कितना घटाएंगे 3 बचे, तो 9 में से कितना घटाएंगे 3 बचे, जबकि एक हासिल के रूप में इसके पास में चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 8 में से कितना घटाएंगे 3 बचे, तो 8 में से कितना घटाएंगे 3 बचे तो यहाँ कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया आपका 8। कौन सा ऑप्शन आएगा सी। इसको मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 9x 7 6 x 9 y 9 माइनस है तो ये 3x और y और 7 बचना चाहिए। अब आप देखिए इधर से हासिल लेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 16 में से 9 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गया 6 में से कितना घटाएं कि उतना ही बचे तो कितना घटाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको बड़ी संख्या माननी पड़ेगी तो y की जगह हम मानेंगे 8। 16 में से 8 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 ही बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना घटाएंगे उतना ही बच जाएगा। तो इसके लिए ये x का मान ज्ञात करने के लिए, y का मान तो ऐसे पता लग गया, x का मान ज्ञात करने के लिए इस टर्म को पहले करो। भाई एक हासिल की यहाँ चली जाएंगी, यहाँ से एक हासिल की इधर चली जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ तो बचेंगे 8 में से कितना घटाएंगे 3 बचे, तो 8 में से कितना घटाना पड़ेगा हमको 5। अब इसको पूरा मैं डिटेल से लिख देता हूँ। ये संख्या होगी 9, x की जगह कितना है 5, 9 5 7 6 और ये संख्या होगी आपकी x की जगह कितना 5 और ये 9 है, ये इसकी जगह 8 हो गया और इसकी जगह 9 हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते थे अपन इसमें। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये बचेगा ये बचेगा। इसका मतलब 3, x की जगह कितना है 5, y की जगह कितना है 8 और ये 7 है। अब चेक कर लेते हैं कि ये घटाने पर इतना ही बचता है। 16 में से 9 गए तो 7 बचे, यहाँ कितने रह गए 6, यहाँ रह गए 16 में से 8 गए तो कितने बचे 8, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ रह गए आपके 4, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ रह गए 8 में से 5 गए तो 3। इसका मतलब x का मान कितना होगा 5 और y का मान कितना होगा 8। ये आपका कैसा आंसर है, सटीक आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा। आराम से देख सकते हो, ऐसे ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं अपन। x और y का मान ऑप्शन से रख लेते हैं, यहाँ पे रख के देख सकते हैं ये बचना चाहिए, तो इसका मतलब ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 22। देखिए ध्यान से, श्री x के पास 55,600 रुपए है। कितने हैं 55,600 रुपए। कितने रुपए हैं उसके पास में 55,600 रुपए है। उसने इसे एक योजना पर निवेश किया, एक जगह लगा दिए पैसे, निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। उसके धन का कितना गुना प्राप्त कर लिया, 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 रुपए एक संस्था को दान कर दिए, एक जगह डोनेट कर दिया। कितना 57,986, 57,986 डोनेट कर दिया। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश कर दिया। पुनः क्या किया, बचा हुआ धन को दोबारा लगा दिए, किसी योजना में निवेश किया और उसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब क्या है, उसको 1/3 प्राप्त हुआ। पहले 8 गुना प्राप्त हुआ था, लेकिन अब 1/3 प्राप्त हुआ। उसका केवल 1/3 प्राप्त हुआ। 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 यानी
जैसे 30 रुपए लगाए तो 10 रुपए मिले। अब x के पास कितना धन रह गया है ये देखना है हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले देखते हैं उसके पास में रुपए थे 55,600 रुपए थे, उसने कितना प्राप्त किया, 8 गुना प्राप्त किया। 8 से गुना करता हूं, डबल जीरो का डबल जीरो ही है, 8 से 48 का 8 का असल में 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 का असल में 8 पंजे 40 और 4 44। अब आप देख सकते हो कई गाइस, 1,000 10,000 लाख कितना प्राप्त किया उसने, 4,44,800 रुपए प्राप्त किए। कितने, 4,44,800 रुपए प्राप्त किए। अब क्या उसने 57,986 रुपए डोनेट कर दिए, तो इसमें से माइनस होंगे कि नहीं होंगे, 57,986 रुपए डोनेट किए, यानी ये माइनस 4,44,800 में से 57,986 डोनेट कर दिए, दान दे दिए। तो बचे कितने, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितने रह गए आपके 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ रह गया आपका 7, यानी 17 में से 9 गए तो आपके बचे 8, यहाँ रह गया आपका 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 5, और यहाँ रह गया आपका 13 में से 5 गए तो कितने बचे आपके 8, और यहाँ रह गया आपका अब ये बचे 3,85,814। अब आप देखो 3,85,814 रुपए बचे हैं। अब इसको दूसरी जगह उसने क्या कर दिया, लगा दिया पैसे को, लेकिन इसका 1/3 प्राप्त हुआ, तो अब इसमें क्या देना है हमको, 3 का भाग देना है, अर्थात 1/3 कैसे निकालेंगे इसका, 3,85,814 का 1/3 निकालना है, तो आराम से अपन निकाल सकते हैं, गुणा 1/3। अब पहले देख लेते हैं 3 का भाग जा रहा है, जरा आसानी से पता लग जाएगा। 8 और 9 इसको छोड़ दो, 4 और 9 8 और 3 11, 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ देखिए 10 में से 6 गए तो 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ रह गया आपका 7, यानी 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ रह गया आपका 3, यानी 13 में से 7 गए तो 13 में से 7 गए तो यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसको आप 6 बना लो। अब आराम से 1/3 जाएगा, देखो 1/3 कर देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 8 24, बच रहा कितना है, अब ना बचा है 2, 3 9 27, बचा 1 11, और 3 3 9, बचे कितने 2, 3 8 24, इतने रुपए उसके पास में शेष है, 1,28,938, 1,28,938 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में, ये आपका सटीक आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, देखो उसने कितने रुपए थे उसके पास में, 55,600 रुपए थे, और उसने क्या किया, एक जगह निवेश किया इसका, तो उसे 8 गुना धन प्राप्त हुआ, तो इसका 8 गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, 4,44,800। इसमें से डोनेशन कितने का दिया उसने, 57,986 का डोनेशन दिया, तो बाकी कितने बचे, 3,86,814, 3,86,814 बचे, तो उसने दूसरी जगह निवेश कर दिया। अब की बार क्या है कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका धन 1/3 रह गया, तो 1/3 रह गया, तो 3,86,814 का 1/3 निकालेंगे तो 1,28,938 आएगा, ये आपका सटीक आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो, इसको बता लीजिए। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 23। आसानी से देखना, यदि एक समबहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी बहुभुज की बहिष्कोण का मान पूछा जाए तो 360 में डायरेक्ट किसका भाग देना, भुजाओं की संख्या का भाग देना, बहिष्कोण आ जाता है। लेकिन कभी कभार क्या है कि आंतरिक कोण पूछ लिया जाए, तो आंतरिक कोण पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंतरिक जब बहिष्कोण आ गया तो आंतरिक कोण भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 180 में से बहिष्कोण का मान घटा दो तो क्या आ जाएगा, आंतरिक कोण आ जाएगा। भाई आपसे आंतरिक हो सकता है अगले एग्जाम में अब 2 जो होगी रीत की उसमें ये पूछ लिया जाए कि आंतरिक कोण कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहिष्कोण निकालना आप तो सीधा ही क्या निकालना,
बहिष्कोण को 180 में से घटा देना, आंतरिक कोण आ जाएगा। अब यहाँ पे तो बहिष्कोण पूछा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। बहिष्कोण का मान निकाल सकते हैं। बहिष्कोण बराबर 360 बटे भुजा। कितनी भुजा है? भुजा की संख्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, भुजा की संख्या, भुजा संख्या 360 बटे 9 अर्थात कितने के लिए आएगा? 40। ये लो, इसका आंसर हो गया आपका बी का। कोई दिक्कत? बहिष्कोण का मान निकालना है किसी भी बहुभुज का, तो 360 में किसका भाग दे दो? 9 भुजाओं की संख्या का भाग दे दो, बहिष्कोण आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब लेकिन कई अभी एलडीसी हुई थी, एलडीसी में आपसे पूछा था कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्णों की संख्या निकालने का, विकर्णों की संख्या भी पूछ ली जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विकर्णों की संख्या इस प्रकार से निकाली जाती है। विकर्ण तो जानते हो, जैसे ये है, ये आपका आया था, कितने विकर्ण बनेंगे? 1 और 2। त्रिभुज में कितने बनेंगे? एक भी विकर्ण नहीं बनेगा। आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाली सरल रेखा विकर्ण कहलाती है। अब ऐसे ये षटभुज है, कितनी भुजाओं का? षटभुज है, 6 भुजाओं वाला बना देते हैं, षटभुज है मान लीजिए। ये आपका बन गया षटभुज। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें विकर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी बनेगी? तो इस प्रकार से मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 20 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? मान लीजिए इसमें तो अपन ने गिन ली गई 2, इसमें अपन गिन सकते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी अपन को ये ध्यान होना चाहिए कितनी बनेगी। देखो आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3, भाई ये इससे तो मिल ही रहा है, इससे और इससे मिला ना, अब इसी को इससे मिला देंगे, 3 तो ये हो गए 4 5 और ये आपकी 6। अब नंबर आ जाता है इसका, इसको देखो ये तो इससे मिल ही गया, इससे नहीं मिला तो कितना होगा? 7, और इससे नहीं मिला, इससे नहीं मिला 8, अब बचा 1 कौन सा रहेगा? ये कितने हो गए? 9। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9। आप चेक कर सकते हो, देखो फॉर्मूला क्या होता है विकर्णों की संख्या का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा के। विकर्णों की संख्या भी पूछ ली जाए हमसे तो आप आराम से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। विकर्ण संख्या बराबर n-3/2। अब देखो n की जगह है भुजा, भुजा कितनी? अब यहाँ पे भुजा कितनी थी? 6 में से 3 गया तो 3 बटे 2, अर्थात 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, अर्थात कितनी आएगी? 9। और अपन वैसे भी गिन के देख सकते हैं कितनी हुई विकर्णों की संख्या? 9। अब इसमें तो चलो गिन के देख लिया, बड़ी जैसे 20 भुजाओं वाला दे दिया जाए तो अपन गिन नहीं सकते उससे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। n-3/2, n क्या है? भुजाओं की संख्या। क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजा संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा ध्यान रखो, हो सकता है अगली बार ये रीट की एग्जाम उसमें पूछ लिया जाए, पटवार में पूछ लिया जाए, ऐसा आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 24। एक वर्ग का परिमाप 144 सेमी यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेमी है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको चौड़ाई निकालनी है, सीधी बात है, चौड़ाई निकाल देंगे तो दोनों का देख लेंगे, तो लंबाई दी दोनों का अंतर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि आयत की सभी भुजाएं समान होती है, और परिमाप का मतलब होता है परि प्लस माप। परि का मतलब चारों तरफ का माप, तो चारों तरफ चारों भुजाएं समान है, तो चारों तरफ का मान हो जाएगा 4 भुजा, यानी 4a, और 4a का मान दे रखा है हमको 144, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, भुजा निकाल सकते हैं 4 दिए 12, बचे 2, कितना होगा? 24, 6 बार जाएगा, यानी भुजा का मान आया 36। आराम से भुजा का मान कितना आया? 36 आ गया। इसकी भुजा 36 आ गई तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, यानी ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है और ये भी 36 है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का जितना क्षेत्रफल है उतना ही आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल
बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों को बराबर कर दो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, 36 गुना 36। अब लंबाई का मान हमारे पास में है 81 इंटू 36 इंटू 36, 9 से काट दो इसको 9 बार और 9 से कटेगा 4, 9 से इसको काटेंगे 36 को तो 4। बी का मान कितना आया 16 है, यानी चौड़ाई कितनी होगी 16 सेमी। चौड़ाई कितनी होगी 16 सेमी। चौड़ाई इधर लिख देते हैं, चौड़ाई हो जाएगी आपकी, चौड़ाई बराबर 16 सेमी। चौड़ाई 16 सेमी है, लंबाई अपन को दे रखी है कितने 81, दोनों का अंतर निकाल सकते हो आराम से। 16 का 81 का अंतर कितना आएगा, यानी 81 में से 16 गए तो कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे 81 में से 16 गए तो आपके बचे 65। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सटीक आंसर। दोबारा देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। देखो परिमाप का मतलब है चारों तरफ का माप, ये 36 की, ये 36 की, 36 की, 36 की हो गई 144, तो परिमाप होता है 4a बराबर 144। तो a का मान कितना आ गया, 4 का भाग लग जाएगा, कितना आ गया 36। भुजा का मान पता लग गया, वर्ग की भुजा का मान पता लग गया हमको, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी a स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। 36 गुना 36, लंबाई का मान दे रखा है 81 गुना b बराबर 36 गुना 36। अब देखो आराम से काट सकते हैं, ये 81 जाएगा, इधर भाग लगेगा इसका मतलब इस कटेगा ही, इसको 9 से काट सकते हैं, 9 का भाग इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। दूसरा 9 काट सकते हैं 36 को 4 बार, तो b बराबर आया 4 गुना 4 अर्थात आपका आ गया 16 और l बराबर दे रखा है 81, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 16 और 81 का अंतर कितना हो जाएगा 65 और 65 आपका आंसर हो जाएगा, 65 आपका आंसर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं पहले। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी? ये क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, एलडीसी, पटवार, रीट, इनमें आता रहता है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले आपको छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे, लेकिन गलती कहाँ होती है, हर किसी से यही गलती हो जाती है कि छात्रों की न्यूनतम संख्या कोई वो क्या मान लेता है, आंसर मान लेता है, जबकि उसने क्या पूछा है, आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। यह ध्यान रखना है, 60, 105 और 135 इनकी न्यूनतम संख्या इनके एचसीएफ के बराबर होगी। छात्रों की न्यूनतम संख्या इनके एचसीएफ के बराबर होगी 60, 105 और 135। इनका एचसीएफ निकालें तो आप देखो ये 15 गुणा 60 4 है, ये 15 गुणा 7 है, ये 15 गुणा 9 है। इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इनमें से एचसीएफ कितना आ जाएगा, तीनों में से कॉमन 15, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 15, एचसीएफ होगा आपका 15। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, ये 15 छात्रों की संख्या होगी, यानी प्रत्येक कमरे में 15 छात्र बैठाए जा रहे हैं। कितने छात्र बैठाए जा रहे हैं, 15 छात्र बैठाए जा रहे हैं प्रत्येक कमरे। तो कमरों की संख्या कितनी होगी, कमरे देखने में, तो कमरे हम आराम से बता सकते हैं। तो 60 छात्रों को बैठाने के लिए 15 कमरे, 15 एक कमरे में 15 बच्चे होने चाहिए, तो 60 छात्रों को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए, 4 कमरे चाहिए। 60 के बाद में है छात्रों की संख्या 105, 15 के हिसाब से 105 बैठाने के लिए कितने की जरूरत है, कितने कमरों की जरूरत है, 7 की, और 135 बटे 15, अब कितनों की जरूरत है, 9 कमरों की। टोटल कमरे कितने हुए, 4 और 7 11 और 9 20, टोटल कमरे हुए 20 और 20 कमरे आंसर होगा इसका, कितना होगा 20 कमरे। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन।
बहुत से इसको 15 ही कर देते हैं, यहीं करके छोड़ देते हैं और आंसर कितना कर देते हैं 15, जो कि गलत है। और इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं बार। इसको देखो अपन दूसरे तरीके से यहाँ पे भी कर सकते थे, डायरेक्ट इनको जोड़ के, इन तीनों को जोड़ के इनके एचसीएफ का भाग दे दो, डायरेक्ट जोड़ के एचसीएफ का भाग दे दो। मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड नंबर 2, 60 प्लस 105 प्लस 135 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, तो कमरों की संख्या आ जाएगी, कमरों की संख्या रूम आ जाएगी, रूम्स। एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारे पास में 3, तो डायरेक्ट आगे आपकी 20। देखो आप जोड़ के देखो, ये हो गया 165, 135 जोड़ेंगे 35 200 और ये 300, 300 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20। ये मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो। अब इससे पहले क्वेश्चन रह गया था 25, वो थोड़ा सा एरर हो गया था, उस वजह से रह गया था, ये मिस्टेक आ गई थी इसमें कैमरे में, इस वजह से रह गया था। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यदि मैसेज में 408 और 1032 दो संख्या है, इनका मैसेज पे दे रखा है, आपको मैसेज पे बराबर दे रखा है 1032x माइनस 408y, x प्लस y का मान 7 है तो x माइनस y का मान निकालना है। यहाँ x और y का मान आपको देखना है कितना आएगा, x माइनस y का मान देखना है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 408 और 1032 का एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए आप आराम से, एचसीएफ निकालने के लिए आप आराम से, दो संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो तो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है अपनी 1032, 1032 में आप किसका भाग दो 408, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना है 816, बचे कितने 16, तो यहाँ से बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे 216, फिर किसमें देंगे 408 में, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार ही जाएगा 216, बचे कितने यहाँ हो गए 2, 192 बच गए। अब 192 में किसका भाग देंगे हम, 192 में हम देते हैं, 192 का भाग देते हैं 216 में, ये भी 1 बार ही जाएगा, बचेगा कितना आपका बचेगा 24। अब 24 का भाग हमको किसमें देना है 192 में देना है, और 192 में पूरा पूरा चला जाएगा कितनी बार 8 बार, 192 में पूरा पूरा गया, किससे गया पूरा पूरा 24 से, तो 24 यहाँ क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 24 इन दोनों का एचसीएफ होगा, 24 इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि इसका जो मान है ये 24 होगा और ये इसके बराबर होगा, x प्लस वाई का मान दे रखा है, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो 1032x माइनस 408y बराबर 408y बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को सरल करने के लिए दोनों पक्षों में हम किसका भाग दे देते हैं 24 का भाग दे देते हैं, किसका भाग दे देते हैं 24 का, 24 का 1032 में भाग देंगे तो ये जाएगा 43, ये कितनी बार जाएगा 17 बार। अब यहाँ से ही हम 24 का भाग 24 में देंगे तो 1 बार। अब यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं आराम से। इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा माइंड लगाना है, बाकी नहीं तो ये दोनों समीकरणों से सॉल्व होगा, तब थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और रीड के हिसाब से इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अपन को यहाँ से देखना है, हमको ये देखना है दोनों के 43 के गुणन का, 43 के पाड़े का और 17 के पाड़े का अंतर एक आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड, 43 का इतना गुणनखंड और इसका इतना गुणनखंड। देखो 43 गुनी के क्या हो जाते हैं 86, तो यहाँ पर कोई छोटी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आएगा 2, देखो 43 का डबल हो जाता है 86, और 17 पंजों कितना होता है 85, 86 में से 85 के तो एक बच रहा है, नहीं बच रहा, इसका मतलब x का मान 2 हो गया और y का मान 5 हो गया। अब इसको और प्रूव करने के लिए कि मान, वैसे तो पता लग गया यहाँ से, और प्रूव करने के लिए कि मान सही है कि नहीं है, इसको यहाँ रख के देख सकते हैं। तो x का मान कितना था हमारे पास में 2, और y का मान कितना था हमारे पास में, कितना है 5, 5 और 2 7 हो जाएंगे नहीं हो रहे, इसका मतलब ये x और y का मान कैसा है सही है। अब इस x और y के मान को यहाँ रख सकते हैं, 2 - 5 करेंगे तो -3 आंसर आएगा, और ये होगा आपका ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, 2 इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, उसके बजाय आप यही मान रख सकते हो, ओके। और इसके बाद में x - y का मान आराम से याद कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये क्वेश्चन है 27। दिए गए त्रिभुज में एबीसी एपी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, यानी जो एपी है ये इस कोण को, पूरे कोण को आधा आधा दो भागों में विभाजित करता है। इधर का भाग और इधर का हिस्सा समान है, ये दोनों हिस्से। इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बना लेता हूं। तथा ए क्यू बीसी पर लंब है, ए क्यू बीसी पर लंब है, ये तो लंब है, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बना है। बीसी पर लंब है तो कोण पी ए क्यू बराबर है पी ए क्यू, यानी ये एक्स का ये छोटा सा कोण बन रहा है बीच में, इसका मान ज्ञात करना है बीच वाले का। आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखो दो तरीके। मेथड नंबर फर्स्ट बताता हूं मैं आपको। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, ये आपका त्रिभुज है। सबसे पहले तो इस बड़े त्रिभुज में देखते हैं, ये कितने डिग्री का है? आपका 75 डिग्री का है, और ये है आपका 35 डिग्री का। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ये 75 हो गया, ये 35 हो गया, 75 और 35 हो गए 110। बचा कितना आपका? 70 डिग्री। कितना बचा? 70। 75 और 35 कितने हो गए? 110 हो गए। अब बचा कितना आपका? 70 डिग्री। तो ये जो तीसरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। मैं यहाँ एरो लगा के लिख देता हूँ, ये 70 डिग्री का। अब ये एपी है, एपी को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये लो ये एपी है। एपी इसका समद्विभाजक है, तो इधर 35 हो गया और इधर भी कितना होगा आपका? 35 हो गया। ये दोनों तरफ कितना हो गया? इधर 35 और इधर भी 35 हो गया। अब आप देखिए, इस पे से ये लंब डाला गया है, ये लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा, यानी ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ये यहां से और यहां तक तो आपका 35 हो गया। अब इसका मान इधर वाले हिस्से का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये 90 है, ये 75, ये 90 का है, ये 75 का है, तो 90 और 75 जैसे जोड़ेंगे 165। 165 होगा तो ये जो कोण बचेगा ये हिस्से का, वो बच जाएगा आपका 15 डिग्री का। 180 होने के लिए भाई ये छोटा त्रिभुज, इसको मैं अलग से बना के बता देता हूं आपको। ये छोटा त्रिभुज ले लिया अपन ने, जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये तो हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 75, तो ये कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री, यानी ये इधर का कोण बचा है आपका 15 डिग्री का। अब अपन देख सकते हैं कि ये 15 डिग्री बच गया, और ये पूरा यहां से यहां तक कितने डिग्री का? 35 डिग्री का। 35 में से मैं 15 घटा दूंगा तो ये अंदर का जो बचेगा वो 20 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 डिग्री आंसर होगा। इसका आंसर होगा 20 डिग्री। एक तरीका तो है, ये तो हो गया आपको मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे। जब एक लंब है और एक समद्विभाजक है, दोनों सामने वाली भुजा पर है, तो लंब और समद्विभाजक के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोण x का मान आराम से निकाल सकते हो। जो ये दोनों कोण दे रखे हैं, इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर होता है। तो 75 माइनस कितना हो जाएगा? 35 और बटे 2 कितना आया? 40। 40 बटे 2 अर्थात आ जाएगा आपका 20 डिग्री। ये इसकी शॉर्टकट बन गई, ये इसकी ट्रिक है। ये मान लो इसकी क्या है? ट्रिक है। ये तो पूरा डिटेल से हो गया, और ये आपकी क्या होगी? ट्रिक्स होगी। ये इसकी ट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जब लंब है और समद्विभाजक है तो बीच में बनने वाला कोण इन दोनों कोणों के अंतर के आधे के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर है 28। यदि त्रिभुज एबीसी में OB और OC क्रम ऐसे कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, तो कोण BOC बराबर कितना होगा? जबकि कोण A कितने डिग्री दे रखा है? 40 डिग्री। आराम से ज्ञात कर सकते हो इसको भी आप। देखो मेथड नंबर 2 तरीके हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, बेसिक ज्योमेट्री से देखो, ये हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए ये 40 डिग्री दे रखा है, तो इन दोनों को कितना भी मान लो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि
तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 40 हटा दो 180 में से तो 140 बचे। अब 140 में से मान सको तो इसको 80 डिग्री मान लो, इसको कितना मान लो 60 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या है। ठीक है, कोई कहेगा नहीं सर हम तो क्या है कि 70 मानेंगे, तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आंसर उतना ही आएगा। अब इसका समद्वि विभाजन करते हैं, इसका समद्वि विभाजन करने का मतलब आधा आधा करते हैं, आधा आधा करते हैं तो इसका आधा 80 का आधा क्या हो जाएगा 40, इधर इसका आधा आधा करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा आधा 30 हो जाएगा। अब आप ये देखो ये त्रिभुज हो गया, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज था ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज है BOC। अब इसमें ये कौन बचा, देखो दो कोण पता लग गए, 30 ये 40 का ये 30 का है, तो ये आराम से पता लग जाएगा ये कितने का होगा भाई, ये 40 और ये 30 कितने हो गए 70, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो तीनों कोणों में से 40 और 30 कितने हो गए 70, तो ये बचा कुचा कितने का होगा 110 डिग्री का होगा, 110 डिग्री इसका सटीक आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है बी। दूसरा तरीका, इसका शॉर्टकट तरीका भी है जो अपन डायरेक्ट थ्योरम के प्रयोग से कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 यहाँ पे बता देता हूँ, मेथड नंबर 2 देखो ध्यान से देखिए। मेथड नंबर 2 में क्या है, जब ये समद्वि भाजक है, ये कोण पूछा जाए, ये कोण दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट इस कोण को निकाल सकते हैं। कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A का आधा जोड़ दो, 90 में कोण A का आधा जोड़ दो तो आराम से आंसर आ जाएगा। 90 प्लस कोण A, कोण A कितना है 40, 40 का आधा कितना होगा 20, तो 40 में हम कितना जोड़ेंगे 20, तो कितना आ जाएगा, 90 में कितना जोड़ेंगे 20, तो कितना आएगा 110। ये इसकी ट्रिक्स हो गई, ये मेथड नंबर 2, ये मान लो ट्रिक्स है, ये लो ट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, तो कितना आया 110। दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है, आराम से। क्वेश्चन नंबर 29, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। इनमें से देखना है x प्लस वाई का मान a प्लस बी के बराबर होगा, या x प्लस वाई का मान a माइनस बी के बराबर, या x माइनस वाई का मान a प्लस बी बटे 2 के बराबर, या x प्लस वाई का बटे 2 बराबर a माइनस बी होगा। इनमें से देखना है कौन सा कथन सत्य है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में ये मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। हम मान के चले कि ये दोनों देखा है समांतर, कैसी देखा है समांतर, कैसी देखा है दोनों समांतर देखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये जेड में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोणों का मान कैसा होता है समान होता है। इसका मतलब ये a और ये x का मान कैसा होगा समान होगा। इसी प्रकार ये उल्टे जेड में बनने वाले कोण भी क्या कहलाएंगे एकांतर कोण कहलाएंगे, और उनका मान भी कैसा होगा समान होगा। इसका मतलब y और b इन दोनों का मान भी कैसा होगा समान होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं x बराबर a और y बराबर b होगा, तो दोनों ही बराबर है, तो x प्लस वाई का मान भी a प्लस b के बराबर होगा। ऑप्शन कौन सा सटीक है इसमें, ऑप्शन ए सही है। अब कोई कहे कि आपने कैसे मान लिया समांतर, चलो मत मानो उसको, समांतर नहीं मान के भी आप कर सकते हो आराम से। कैसे कर सकते हो, मान लीजिए इनको समांतर नहीं मानते, हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये तो सबको ज्ञात होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इनको ऐसे माना कि इसका इनका चारों का मान कितना हो गया 360 हो गया। इसको मान लीजिए मैंने मान लिया 100 डिग्री, इसको मान लिया मैंने 70 डिग्री, और इसको मान लिया 110 डिग्री। इसी प्रकार इसको मान लिया मैंने, इसको मान लेता हूं 120 डिग्री, और इसको मान लिया मैंने 60 डिग्री। अब आप देखो चेक भी कर सकते ये पूरी एक रेखा पर बना गए दोनों कोण है, और दोनों कैसे कोण होंगे समपूरक, यानी जिनका टोटल 180 हो। ये 120 का है तो ये कितने का होगा 60 का। यहाँ बात करते हैं ये 60 का है तो ये कितने का होगा
120 का होगा। अब आप चेक कर सकते हो b का मान कितना है 120 और a का मान कितना है 60 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 180। इन दोनों का टोटल भी कितना हो रहा है 180। तो इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 70 और 110 कितना हो गया 180 और 120 b का मान a का मान कितना है 60 और b का मान कितना है 120। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना होंगे 180। यानी ax प्लस y का मान a प्लस b के बराबर होगा। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। दोनों तरीके से आपको जैसे बढ़िया लगे वैसे कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है इस 2017 के पेपर का। एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 लिख दी, यानी त्रुटि की वजह से 98 की जगह 108 लिख दिया, यानी 10 की वृद्धि हो गई। औसत में उसमें मान में कितने की वृद्धि हुई 10 की। त्रुटि से अंकित हो गए हम त्रुटि के कारण, इस त्रुटि के कारण, शायद ये होगा इस त्रुटि के कारण, इस त्रुटि के कारण, इसका लेंस, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या लेते तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। औसत में कितने की वृद्धि हुई 1/5 की और मान में कितने की वृद्धि हुई 10 की, बराबर कर दो। मेथड नंबर फर्स्ट तो है 1/5 मान, भाग का मान 1/5 का मान किसके बराबर है 10 के बराबर, क्योंकि 98 से कितना हो गया था मान 108 हो गया था। कितने की वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है 10 वृद्धि हुई 10 की। इसी प्रकार इसमें देखे कितने की वृद्धि हुई 1/5। 1/5 का मान 10 है तो पूरे एक का मान, एक भाग का मान हो जाएगा 10 गुणा 5 अर्थात हो जाएगा 50। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे 50 थे। आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं 50 है। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट। ओके, हाँ जी, ये आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। इसके बाद में अपन अगले एक्सरसाइज ले लेंगे रीड की। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी चीजें आती रहे तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसके बाद में मैं एसएससी का भी ट्रिग्नोमेट्री जो बचा हुआ शेष भाग है उसको भी डालूंगा बना के। ठीक है, तो जो भी इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए या कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो और उसको मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से या कैसे भी जैसे हो सके उस तरीके से। हाँ, कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप आराम से उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।